नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का नवा पाठ प्रकाश पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में सीखा था। हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो अपनी मूल दिशा से हट जाता है। इस घटना को हमने प्रकाश का अपवर्तन कहा था। और अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। और इसको हमने बताया था म्यू 2 1 से। माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, यहां पे क्या आएगा? ये अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति एवं उसके घनत्व व प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जिस प्रकृति का वो माध्यम है, वो माध्यम की प्रकृति कांच है, जल है, वायु है, और उसका घनत्व सघन है या विरल है। और प्रकाश का रंग, जैसे बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वह लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना। आपको ऐसा अनुभव होता है कि तारे कभी जलते हैं और कभी बुझ जाते हैं, तो ये जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। दूसरा, आग की लौ के पीछे रखी वस्तुओं का हिलते हुए दिखाई पड़ना। आग की लौ के पीछे की जो
वस्तुएं होती हैं वो हमें हिलती हुई नजर आती हैं। जल से भरे गिलास में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जल से भरा गिलास होता है, उस गिलास के अंदर, ये गिलास है कांच का गिलास, और इसके अंदर हमने कोई पेंसिल रख दी है, तो वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये पेंसिल हमें इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। चौथा, रेगिस्तान या गर्म प्रदेशों में मारीची दूर जल स्रोत का आभास होना। ये भूमि है और गर्मी में ये भूमि जो है अत्यधिक गर्म हो जाती है। यहाँ गर्म है और जैसे से ऊपर बढ़ते हैं ठंडक होती है। तो क्या होता है बच्चों की, जो आकाश से जो किरण आ रही है उसका इस तरह से अपवर्तन हो जाता है, और यहाँ पे जो खड़ा हुआ प्रेक्षक है उसको ऐसा लगता है कि दूर यहाँ पर कोई जल स्रोत है, यानी आकाश का जो प्रतिबिंब है वो हमारे को भूमि पर दिखाई देता है और हमें लगता है कि दूर कोई जल स्रोत है। इसलिए हमारे को रेगिस्तान या गर्म प्रदेशों में दूर जल स्रोतों का आभास। कुछ प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमारे कोर्स में है जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें पहली घटना है सूर्योदय से पूर्व 2 मिनट तक तथा सूर्यास्त के बाद, ये भी लगभग 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई पड़ना। लगभग हमें 4 मिनट तक सूरज ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है इसको समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इस पर मैं एक प्रेक्षक काला बिंदु से प्रदर्शित कर रहा हूं, और ये लाइन क्षितिज, ये प्रेक्षक के लिए क्षितिज रेखा है। क्षितिज, क्षितिज यानी इससे नीचे जब कोई वस्तु चली जाएगी वो हमारे को दिखाई नहीं देगी, इससे ऊपर जो भी होगा वो दिखाई देगा। इस क्षितिज रेखा से
नीचे कोई भी वस्तु नीचे चली जाने पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब ये सूरज, ये हमारा सूर्य है लाल रंग से, और ये हमारी पृथ्वी है, इसको मैं और पृथ्वी पर ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक। ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल के अलग अलग घनत्व हैं। इस तरह से पृथ्वी के निकट सघन वायुमंडल है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर बढ़ते हैं तो ये वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाता है। यानी यहाँ पर विरल माध्यम है और पृथ्वी के निकट यहाँ पर सघन माध्यम है। अब यहाँ से कोई किरण, प्रकाश की किरण आ रही होगी। वास्तव में सूरज क्षैतिज से नीचे चला गया है, हमें दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये जो किरण आ रही है ये सीधी रेखा में गमन कर रही है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इस किरण का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण ये किरण सीधी न जाकर मुड़ जाती है और ये प्रेक्षक की आंखों में पहुंच जाती है, जिससे प्रेक्षक को ऐसा लगता है कि ये सूरज की जो आभासी स्थिति उसको यहाँ पर नज़र आती है, ये आभासी सूरज है और ये सूरज वास्तविक सूरज है। तो इस कारण से सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूरज दिखाई पड़ता है। जब सूर्य से आने वाली किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है। इन परतों की सघनता पृथ्वी की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिससे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण
अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की तरफ लगातार झुकती जाती है। इसी कारण सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर भी हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। ऐसा सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों काल में होता है और इसके कारण हमें सूरज लगभग 4 मिनट तक पृथ्वी पर ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को हम 3 चित्रों के माध्यम से समझेंगे। ये 2 माध्यम हैं। ऊपर वाला माध्यम हमारा सघन माध्यम है और नीचे वाला माध्यम विरल माध्यम है। और यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा जिसे अभिलंब बोलते हैं, ये मैंने खींच दी है। ये 90 डिग्री की रेखा जो काल्पनिक रेखा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। इसकी मूल दिशा ये है, लेकिन ये जो पृथक्कारी तल है, इस पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा और वो अपने मूल दिशा से हट जाएगी और जब वो विरल माध्यम में गमन करेगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला जो कोण है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई। और ये वाला जो कोण मैंने तीर के निशान से बनाया है, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये अपवर्तन की घटना होती है। ये पहला चित्र है। इसके अंदर जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से, अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पहली बात जो मैं बोल रहा हूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के बाद पृथक्कारी तल से
अभिलंब से दूर हट जाती है। ये एक घटना पहले चित्र में दर्शाई जा रही है। अब मैं दूसरा चित्र बना रहा हूं, वो का वही सघन माध्यम ऊपर वाला और नीचे वाला विरल माध्यम। और ये हमारा अभिलंब 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा यहाँ पर मैंने प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आई का आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। और बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो पृथककारी तल है, इसके समांतर गमन करने लग जाएगी। यानी इस स्थिति में जो कोण R है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण R जो हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो आपतन कोण है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण R 90 डिग्री का हो जाएगा, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। उस स्थिति में ये प्रकाश की किरण पृथककारी तल, ये पृथककारी तल है, के समांतर हो जाती है। ये पहली थी, ये दूसरे चित्र की ये दूसरी घटना आ जाएगी यहाँ पर। इस चित्र का ये दूसरा भाग, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण R का, यहाँ पर I लिखना था, का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण की इस स्थिति को क्रांतिक कोण कहते हैं। जिस आपतन कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण I को हम क्या कहने लग जाते हैं? क्रांतिक कोण कहने लग जाते हैं। तीसरी स्थिति, ये मेरा पृथककारी तल है और इस तल पर पुनः मैं एक काल्पनिक रेखा अभिलंब बना रहा हूं
और अब की बार मैंने इस I का मान और बढ़ा दिया। इस I का मान, ये माध्यम पुनः, ये तीसरा स्थिति है, ये आप इससे ऊपर वाले से तुलना मत कर देना। सघन, ये माध्यम सघन माध्यम है और ये माध्यम विरल माध्यम है और ये पृथक्कारी तल है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर मैंने I यानी आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया और ये स्थिति हो जाएगी कि ये किरण दूसरे माध्यम में इस प्रकार जानी चाहिए थी, जो नहीं जाएगी और ये पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। यानी ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी स्थिति में, ये हमारी तीसरी स्थिति है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी सघन माध्यम से किरण आई, उसका जो आपतित किरण थी उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। अलग अलग माध्यम के लिए ये क्रांतिक कोण मान अलग अलग होता है और इतना ज़्यादा हो गया कि ये किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये घटना के कारण हम वर्तमान में प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके संकेतों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसमें संकेतों के क्षति कम से कम होती है और संकेत मूल स्थिति में दूरस्थ स्थान तक पहुंच जाते हैं। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हीरे के अंदर होती है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इस हीरे में जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो 24.2 डिग्री होता है, जो बहुत छोटा होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो हीरा सघन माध्यम है और भार वायु है, तो सघन माध्यम से वायु में वापस नहीं लौट पाती है। वो हीरे के पृष्ठ पर बार बार टकराती रहती है और उस टकराने के कारण हीरे में चमक उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कम रोशनी में भी हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। इस हीरे की घटना को आप स्वयं कॉपी में नोट कर लें। तीसरी घटना
वर्ण विक्षेपण की है जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से, ये है प्रिज्म, किसी प्रिज्म में से गुजरता है, जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंग की पट्टिकाओं में टूट जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और विबगोर यानी, यहां पर लिख देता हूं, वी का मतलब बैगनी से वॉयलेट, बैगनी। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी। बी का मतलब ब्लू, नीला। जी, जी का मतलब ग्रीन, हरा। वाई का मतलब पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। और आर का मतलब रेड यानी लाल। तो ये 7 रंग की पट्टिकाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं इस तरह की। और ये जो 7 रंग की पट्टी जो हमारे को पर्दे पे प्राप्त हो रही है प्रतिरूप की, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रतिरूप तो प्रकाश का 7 रंग का प्रतिरूप प्राप्त होता है। और इस 7 रंग के प्रतिरूप को जब हम पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पर्दे पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसका क्रम विब गोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के रूप में होता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? जब है कि किसी माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का वेग इस बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में ज़्यादा होता है। ये बैगनी रंग का प्रकाश अभिलंब की तरफ ज़्यादा झुकता है और हमारे को इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निर्वात
के अलावा, के अतिरिक्त बोल दूं, निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में प्रकाश के अलग अलग रंग का वेग अलग अलग होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक होने के कारण बैंगनी रंग का प्रकाश अभिलंब की तरफ ज़्यादा झुक जाता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, इस कारण से हमें रंगों का, और रंगों का कौन से, 7 रंगों का प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।